नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और 24 की सरकार और दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर रहा है कि अगर अभी तक आप घरों से नहीं निकले हैं तो घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मतदाता फोन करके शिकायत कर रहे हैं। ईवीएम में बाकी प्रत्याशियों की फोटो स्पष्ट है जबकि मेरी फोटो छोटी है। उन्होंने फोटो तो वैसी ही दी गई थी जैसी चुनाव आयोग ने मांगी थी। ये निष्पक्षता के दावों की कलई खोलता है। क्या ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलने वाला है? तो एक बड़ा आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लगाया है और चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि कई सारे मतदाता फोन करके ये सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में मेरी फोटो जो है वो छोटी लगाई गई है और जिस तरह से बाकी प्रत्याशियों की फोटो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, मेरी फोटो उस तरह से नजर नहीं आ रही है और ये निष्पक्षता के दावों की कलाई खोलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है? लेकिन भूपेश बघेल ने एक और बात कही है कि अगर ये षड्यंत्र पूर्वक भी किया गया तो इसका बहुत ज्यादा असर कुछ नहीं देखने को मिलेगा और अपनी जीत का दावा भी भूपेश बघेल करते नजर आए हैं। तो ये आरोप और साथ ही साथ एक सवाल भी भूपेश बघेल ने खड़ा किया है। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रोशनी यादव जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है रोशनी जी आपका। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है अजय धवले जी आपका भी। अजय धवले जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे रहने वाला है कि जिस तरह से जनता अभी तक घरों से बाहर निकली है, वोटिंग परसेंटेज क्योंकि बहुत कम अभी तक दर्ज किया गया है, क्या इसके पीछे का कारण मान रहे हैं और क्या इसका कहीं आपकी पार्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? देखिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रश्न है कि ये वोटिंग परसेंटेज कम है तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता कुछ संकल्पित है अपने वोटर को बाहर निकालने के लिए। मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार से हतोत्साहित और हताशा निराशा से ग्रसित है, उनके नेताओं की भाषा बदल गई है, एकदम से तू तड़ाक पे आ गई, तो उनका जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में मायूस है। वो उनका जो कोर वोटर है वो आज उनके साथ खड़ा होने में भी असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये उसका भी परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यों की वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, उन कार्यों की वजह से और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पूर्ति का इतिहास रहा है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग आपके माध्यम से भी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मध्य प्रदेश के वोटर्स को जिन 6 सीटों पे आज मतदान हो रहा है उन सभी से अपील करते हैं कि आप बाहर निकलिए, राष्ट्र हित में मतदान कीजिए, नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी को चुनिए और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा को जिताइए। बिल्कुल, तो घरों से बाहर निकलिए, मतदान करिए। लेकिन रोशनी यादव जी, आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि जब आप लोग हारने लगते हैं तो आपकी भाषा में परिवर्तन हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से और इस लोकतंत्र के मकसद की शुभकामनाएं देती हुई यही अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और 5 बजे तक वोटिंग भरपूर हो। दूसरी, यहाँ पे शब्दों और बोल बिगड़ने की जहां बात करते हैं तो मुझे लगता है इस देश में सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री के आज प्रथम चरण की वोटिंग के बाद से और इस देश में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद प्रधानमंत्री जी के बोल बिगड़ते हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं और ये कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पद है और आपको पूरी देश और दुनिया सुनती है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करके आप कहते हैं कि इस समुदाय में जिसके बच्चे ज्यादा हैं उसमें आपकी संपत्ति दे दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तक कांग्रेस इतने लंबे समय तक कांग्रेस लेकिन इसका बीज किसने बोया था रोशनी जी? इसका बीज किसने बोया? ये कहां से इसकी शुरुआत हुई? बयान किसने दिया था जी? बयान किसने दिया था? ये बयान किसकी तरफ से आता है इनहेरिटेंस टैक्स का? दिया, आप सुने जरा इस बयान। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स की शुरुआत कहां से होती है? बयान कहां से निकला? फिर टैक्स की शुरुआत तो इनको याद करना चाहिए कि जब 2018 में इनके जयसिंह जी मंत्री थे, वित्त मंत्री, तब उन्होंने इस पर चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। उसके बाद अरुण जेटली जी की मैं बात कर लूं,
कि उन्होंने पश्चिम बंगाल और इस तरफ का जो दक्षिण एरिया है, उन्होंने कहा यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स को लाना चाहिए अपने भाषणों में। और वित्त मंत्री जी जय सिंह ने तो बहुत लंबा 15 मिनट का भाषण दिया था, पूरे विस्तार पूर्वक बताया था। अभी भी मीडिया और अन्य रिपोर्ट से पता लगा है कि ये 2017 में भी लाने वाले थे। और सबसे बड़ी चीज कि ये टोल टैक्स, बंदरगाह, चाहे हम जंगल की बात कर लें, पेट्रोल डीजल के, आज ये टोल टैक्स पे जो है गरीबों से क्यों इतनी वसूली करते हैं? अगर इतनी ही चिंता है तो इनको कर हटा देना चाहिए था। लेकिन इनडायरेक्टली ये महंगाई बढ़ाकर जो जीएसटी के माध्यम से ये भी एक तरह का जो है टैक्स है और जो वसूली कर रहे हैं गरीबों से, तो इनको इस पर रोक लगानी चाहिए। गरीबों की चिंता है। जहां पे किसान गारंटी की बात ये करा मोदी जी करते थे, आज वो किसान इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। किसान की गारंटी, एमएसपी देने की गारंटी इनके जो है मैनिफेस्टो में नहीं है, और ये बात करते हैं। तो मुझे लगता है आज ये मध्य प्रदेश का चुनाव जरूर हमारे लिए हमेशा से संघर्षमय रहा है। इस चुनौती को स्वीकारते हुए लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आज जिस तरीके से प्रथम चरण में भी वोटिंग परसेंटेज आप देख लें, नागालैंड के 6 जिलों में तो वोटिंग करने ही नहीं गए लोग। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सीधी में 50 से 55% वोटिंग हुई। तो ये हम दोनों को विचार करना चाहिए और सकारात्मक रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मतदाता बाहर निकले, दोनों एक पॉजिटिव वातावरण दें। लेकिन रोशनी जी, इसके पीछे की वजह क्या, आप क्या समझ रही हैं कि आखिरकार वो वजह क्या है जिस वजह से अभी तक लोग घरों से बाहर उस संख्या में नहीं निकले हैं? उतनी स्थिति अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के अगर हम देखें तो उतनी बेहतर नहीं मानी जा रही है। देखिए, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय इसलिए है कि जब हम एक सर्वोच्च पद पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और आज तक के आप रिकॉर्ड में देखें, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने या तो आर्थिक नीति पर बात की है या इस देश की चिंता के लिए जो भी मुद्दे जरूरी रहे हैं उनको सार्थक रूप से रखा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर को बदलने का जो प्रयास किया है कि एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी को अपने शब्द और अपने बोलों पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि आप एक मर्यादित जो है पद पर हैं। क्योंकि ये चिंता करने वाला विषय हमारे लिए भी है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको लोग विदेशों में भी सुनते हैं। तो हमें भी ये अपमानजनक टिप्पणी लगती है जब आप पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट करके और इस तरीके से बात रखते हैं। तो आज तो माहौल बन रहा है कि जातियों में विभाजन करने का, समुदायों में विभाजित करने का। तो लोग सोच रहे कि फिर मुझे वोट करने ही क्यों जाना है जब मैं सुरक्षित ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और कांकेर में दोपहर 3 बजे तक का मतदान हुआ है। आपको बड़ी जानकारी पहुंचा दे, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल में भी मतदान पूरा हो चुका है। 3 बजे तक का वक्त था। कांकेर लोकसभा की 4 विधानसभाओं में वोटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल में भी मतदान पूरा हो चुका है। तो 3 बजे तक का वक्त था। कांकेर की ये 4 विधानसभाएं जो हैं वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो 3 बजे तक मतदान हो चुका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, केशकाल, यहां पर मतदान पूरा हो चुका है। कांकेर लोकसभा सीट और इसके अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभाओं में वोटिंग अब पूरी हो चुकी है। ठीक है, अपनी बात को कंप्लीट करेगा रोशनी जी, उसके बाद में अजय धवले जी के पास जाऊंगी। तो मैं उसी बात की चिंता कर रही हूँ। इस बात की चिंता दोनों पक्षों को बहुत गंभीर रूप से करना चाहिए, बिना कटाक्ष किए हुए। क्योंकि आज देश में एक ऐसा वातावरण बन रहा है जहां आजादी के बाद लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, अपने मत का अधिकार दिया गया है, और वो मत करने के लिए अगर बाहर नहीं निकलते हैं इस डर भय से कि अगर मैं अपना वोट देता हूं तो वो सार्थक सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे ना तो आर्थिक नीति पे बात हो रही है, ना विकास के मुद्दों पे बात हो रही है, ना रोजगार, महंगाई की चिंता हो रही है। आप कहीं भी देखें, इतने समय से मैं प्रधानमंत्री जी की सभाओं को सुन रही हूँ, लेकिन किसी सभा में ये मुद्दा नहीं आता। जब आपके पास भरपूर 10 साल के दौरान आपने किया हुआ आपका काम है, तो आप क्यों हिंदू मुस्लिम मछली मार रहे हैं? तो अजय धवले जी, इस पर जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कीर्ति जी, रोशनी जी से प्रश्न होना चाहिए कि उन्होंने क्या अपना कांग्रेस का जो न्याय पत्र, जो मैनिफेस्टो है, उसे पढ़ा है? आपके मैनिफेस्टो में मैं आपको लाइन दिखा दूं, आपके न्याय पत्र में लिखा है कि कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटीज ऑफ पर्सनल लॉज। तो ये इस बात की शुरुआत आपने की
कि इस देश में पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम्स का संसाधनों पर अधिकार रहेगा, उनके पर्सनल लॉज का प्रोटेक्शन होगा, तब जाके हमने कहीं इस विषय को रखा। लेकिन आप मुझे बताइए, इस देश में आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे की बात किसने कही? मुस्लिम्स में भी पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज में भी पर्टिकुलरली मुस्लिम की बात आपने आपके मैनिफेस्टो में नहीं कही रही थी। तो क्या इस चुनाव में यह मुद्दा निकलता? आप सेक्युलर होने की बात करते हो, लेकिन फिर सेक्युलर होने के बाद में आपके मैनिफेस्टो में आप खुद लिखते हो कि इस देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। तो मुझे लगता है प्रश्न आपसे ही होना चाहिए, क्या इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति 70 वर्षों तक आप लोग इस देश को 70 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद में, 50 वर्षों में आपका शासन रहा है, आज क्या आवश्यकता पड़ रही है मुस्लिम वर्ग को फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करने की या उनका गठा वोट बैंक को अपने तरफ मोड़ने की? नहीं, आज भारत जाग चुका है, भारत विकास की बात करता है। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आर्थिक नीतियों की बात नहीं करती। आपने जब देश को भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था 2014 में, तब भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण है कि ये जिस प्रकार से हर एक सेक्टर देखेंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, भारत सिरमौर है आज विश्व में। और मुझे लगता है आप ये सब बातें भूलकर चुनाव आपने धार्मिकता पर लाया था। चुनाव आपने, देखिए इंडिया अलायंस के पार्टनर ने जब श्री रामलीला की भव्य दिव्य प्रांत प्रतिष्ठा का अवसर था, आपके नेताओं ने चुनाव को धर्म पे मोड़ दिया था। HIV एड्स और डेंगू की संज्ञा हमारे सनातन धर्म को दी थी। तो ये चुनाव बहकाया किसने है? अगर वास्तविकता में इन मुद्दों पे बात करनी है तो देश की जनता के समक्ष हम भी अपने मुद्दे रखेंगे और मुद्दों की बात करेंगे कि इस देश में सनातन संस्कृति गौरव के मुद्दों की राजनीति अगर दमखम के साथ किसी दल ने अपने स्थापना के समय से की तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अजय धवले जी, एक और सवाल है, ये जो 6 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, इनमें से कितनी सीटों पर जीत का अनुमान आप लगा रहे हैं? जी देखिए, मध्य प्रदेश की 6 सीटों के साथ साथ हम 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। पहले भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, 2014 में 27, 2019 में 28 और 2024 में आपको 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की बुक को विजयश्री प्राप्त होगी। ठीक है, रोशनी जी कितनी सीटें? क्योंकि पहले फेज में तो ये कहा गया कि 6 में से 4 सीटें हम जीत रहे हैं, कुछ का ये भी कहना था कि 6 की 6 सीटें हम जीत रहे हैं। दूसरे फेज में कितनी सीटें? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम क्या जीत रहे हैं क्या हार रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जनता इस बार जरूर बदलाव लेकर आएगी, अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र की जो बीजेपी ने हत्या करने की जो शुरुआत की है, ये उसकी लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि इस बार एक अच्छे सकारात्मक परिवर्तन के साथ परिणाम भी मध्य प्रदेश में अच्छे आएंगे। क्योंकि चाहे अगर मैं बुंदेलखंड की 3 विधानसभा लोकसभा की बात करूं, चाहे वो दमोह हो, टीकमगढ़ हो या खजुराहो, लेकिन आज बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष और कम से कम आधा दर्जन मंत्री रहे। उसके बाद इन्होंने बुंदेलखंड को पैकेज देने का बात रखी, लेकिन आज वो पैकेज जो है कागजों में सिमट करके रह गया। वही बुंदेलखंड एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन कृषि को लेकर इन्होंने सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था आज तक वहां के किसान गरीब माँ बाप के लिए नहीं कर पाई। मजदूरी को जो है, मजदूर के पलायन को ये नहीं रोक पाए। तो ये किस बात की दावेदारी करते हैं? वहीं जो जहां से दमोह से जो लड़ रहे हैं वो पहले कांग्रेस में ही रहे हैं और आज भी उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस को लेकर के है। वहीं इनके जो वरिष्ठ नेता भी वहां हैं वो उनका साथ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जीत की दावेदारी, मुझे लगता है दिन में सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर पे ये चुनाव लड़ते, वहीं मैं नर्मदापुरम की होशंगाबाद की बात करूं तो हमारे बहुत ही उम्दा प्रत्याशी हैं संजय शर्मा जी, वहां के प्रभारी रहे हैं और उन्हें अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है। वहीं सतना जिला की मैं बात करूं तो आपने देखा कि पहले ही सतना में जो है गणेश सिंह जी विधायक का चुनाव हारी चुके हैं हमारे प्रत्याशी से, और अभी आपने देखा होगा कि उन्हीं के एक साथी ने वहां पे एक चतुर्वेदी परिवार के एक भाई खत्म होते हैं और इतनी शर्मनाक टिप्पणी करते हैं कि मैं अगर अपने मुंह से कहूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। पर्टिकुलर समाज को मेंशन करके कहते हैं ये अच्छा हो गया, मर गया, इसका तो वोट मिलना था। तो इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं वो इनको सबक सिखाकर देंगे वोट के रूप में, और रिजल्ट आप देखिएगा। वहीं रीवा में हमारी बहन जो लड़ रही है वो भी एक नया चेहरा है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगी वहां पे। ठीक है अजय धवले जी, एक आरोप ये लगता है कि अभी जो वर्तमान में सरकार आपकी बनी
उसको कहीं ना कहीं जनता ध्यान में रख करके वोट करने पहुंच रही है। तो आप क्या मान रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ, मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ आपके जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे को ध्यान में रख करके वोट करने पहुंच रही है, या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बहुत है? देखिए, लोकतंत्र में जनता को सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और निश्चित तौर पे आप देखेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस सामूहिक नेतृत्व के साथ में चुनाव लड़ा था, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तब भी सामने था और हमने ये स्थापित भी किया था 20 वर्षों की सरकार होने के बाद भी कि एमपी के मन में मोदी है। और ये स्थापित क्यों किया था? देखिए, 10 वर्षों के कार्यकाल में वो 45 बार से आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, 1.25 लाख करोड़ से मध्य प्रदेश को सौगातें दी है और एक असीम और अभूतपूर्व स्नेह उनका मध्य प्रदेश के प्रति है। इस वजह से मध्य प्रदेश की जनता बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट करती है। निश्चित रूप से वो सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, इस देश में भाजपा का संकल्प और ये मोदी जी की जो गारंटी है वो जमीन पे उतर गई है। निश्चित तौर पे ये सब आपको जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी, आपको यही परिणाम देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की और विकास को ही वोट मिला है। ठीक है रोशनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तो कामदार हैं और आप नामदार हैं, तो आप क्या मान रही है कि 4 जून को जब ईवीएम पेटी खुलने वाली है तो किसके पक्ष में वोट पड़ेगा, कामदार या नामदार? देखिए, अगर ये कामदार और नामदार दोनों ही अगर होते तो मुझे लगता है कि फिर प्रधानमंत्री जी को इतने निचले पायदान पर नहीं जाना चाहिए। अभी मेरे अजय भाई कह रहे थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद मंच पर खड़े होकर के खुद को कहते हैं कि मैं साहू जाति का हूँ। तो ये किसको बताना पड़ रहा है, किसको ये जातिवाद की राजनीति और धर्म की राजनीति शुरू करनी पड़ रही है? क्योंकि इनके अंदर जो डर और भय है, प्रथम चरण को देख करके जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और इनके पक्ष में कम मतदान हुआ है, ये वही डर झलक के आता है। तो जातिवाद की बात कर ले या धर्म पे राजनीति, आप इनके भाषण सुनिएगा, 10 से 20 मिनट मोदी जी केवल और केवल मंदिर पर टिप्पणी करते हैं। ना तो वो शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई को अच्छा नियंत्रण करने पे बात करते हैं। तो ये किस दिशा में ले जाते हैं? हम हिस्सेदारी न्याय में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने 2011 में कहा था कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और हम जाति जनगणना की बात करके आर्थिक अधिकार दिलाने की, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये गलत समझ में आता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए इस देश की राजनीति में, चाहे वो संस्थान हो। जहां हमने महालक्ष्मी यानी कि महिला न्याय की बात करी कि 8,500 हर बहन को देंगे और 1 लाख रुपए हर बहन के खाते में पहुंचेगा। इन्होंने विधानसभा में लाडली बहनों से वादा किया था, 1,000 रुपए उनके खाते में डाले, कहा कि हम जीत जाएंगे तो 3,000 बहनों के खातों में डालेंगे। तो कहां आपने वादा पूरा किया? जब इन्हें देखा कि महालक्ष्मी योजना प्रभावी होके बहनों के मन में उतर रही है तो मोदी जी मंगलसूत्र छीनने पे आ गए। मैं इनको सवाल पूछती हूँ कि आज 50-60 साल से कांग्रेस की सरकार में कब जो है मुस्लिम बहनों ने हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने का काम किया हो? आज तक देश में समरसता का रस घुला है और प्रेम और मोहब्बत जो है, प्रेम और मोहब्बत की हमने संदेश दिया है। लेकिन आज चिंता का विषय ये कि भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता करनी चाहिए। इस पर बात कटाक्ष की या किसी पे वार करने की नहीं है। जो हमारे सर्वोच्च पद पे है, मैं कहती हूँ किसी नेता के बोल बिगड़ जाए, चलो ठीक, स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बोल बिगड़ते हैं तो वो देश की पराकाष्ठा और सम्मान अजय धवले जी है। जैसे ये प्रश्न हो जाए कि क्या आपके मैनिफेस्टो में आप माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ के प्रोटेक्शन की बात लिख सकते हैं, लेकिन हम ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आज इस देश में 70 वर्षों बाद में फिर से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की आवश्यकता क्या है? आप मंगलसूत्र की बात कह रही हैं, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, मैंने पढ़ के सुनाता हूं आपको कि नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये आपने लिखा है। जब आप इस देश के नागरिकों की संपत्ति का सर्वे कराने की बात कह रही है, तब क्या हमें अधिकार नहीं कि हम देश की जनता को बताएं कि आप संपत्ति कराकर उसमें भी आप, और ये आपके पहले के बयान को रिलेट कर लीजिए, आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है। जब आप संपत्ति का पूरा एक्सरे करने की बात आपके राहुल जी कर रहे हैं और एक्सरे करके हिंदुस्तान का धन किसके पास में कितना है ये मैं देश के सामने रख दूंगा, ये आपने कहा है। जब हम ये देश की जनता के समक्ष रख रहे हैं तब आपको फिर से आपके पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप फिर से ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लगा रहे हैं कि हम धर्म और जाति की राजनीति करती है। आप देखेंगे पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके कार्यकाल में लागू हुआ,
उसकी वजह से हम ऐसे हमारे जो विवादित धार्मिक स्थल है हम हाथ नहीं लगा सकते। वक्फ बोर्ड आपके समय स्थापित हुआ। आज भारत सरकार के बाद में यदि किसी संस्थान के पास में सबसे अधिक सार्वजनिक संपत्ति है या सबसे अधिक जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है। तो ये आपने जो 50 वर्षों तक के राजनीति की है तुष्टीकरण की, एक गट्ठा वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए आज फिर से आप उसी रास्ते पे चल पड़े, लेकिन ये भयानक है। देश आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है, मैनिफेस्टो को लेकर के एक दूसरे पर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं इसी मैनिफेस्टो के दम पर कहीं ना कहीं जनता जो है वो अपना वोट सोच समझ करके डालने के लिए भी पहुंच रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इसी तरह से चर्चा करता रहेगा, खास मेहमानों के साथ, और उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक है उनका क्या अनुमान है, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।